प्रमोद प्रमिल और आप लोग देख रहे हैं परिक्रमा प्रेजेंट्स। परिक्रमा प्रेजेंट्स की इस खास मुलाकात, खास पेशकश में एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। शाहजहांपुर जनपद के कीर्तिशेष कवि डॉक्टर गिरिजानंदन दत्तनायक आकुल की स्मृति में आयोजित काव्यामनी के 29वें अनुष्ठान को लेकर। और मित्रों, आज 29वें अनुष्ठान में आकुल अभिनंदन के लिए मैंने अपने स्टूडियो में एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे कृतित्व, एक ऐसे चिंतन, एक ऐसे दर्शन को बुलाया हुआ है। कहने के लिए तो वो आयकर आयुक्त कार्यालय में एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की पोस्ट पर तैनात है, लेकिन इससे इतर वो मन और प्राण से केवल और केवल एक साहित्यकार हैं, एक रचनाधर्मी हैं, एक कवि हैं, एक लेखक हैं, एक अनुवादक हैं। जी हाँ, आज 29वें अनुष्ठान में मैं एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे कृतित्व का आकुल अभिनंदन करने जा रहा हूं, जिसने भारतीय राजस्व सेवाओं के साथ साथ भारत सरकार की सेवा तो की है, लेकिन अपने साहित्य धर्म को निभाते हुए एक नहीं बल्कि अनेकों कृतियों को भी प्रकाशित किया है, अनेकों कविताओं का लेखन भी किया है, उनका सृजन भी किया है, अनेकों कविताओं और कहानियों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। जी हाँ, तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में सबसे पहले मैं ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे कृतित्व का अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। विलास सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत खैर मकदम और बहुत मित्रों, मैं बात को आगे बढ़ाऊं इससे पहले जैसा कि काव्यामनी की परंपरा है, यानी कि माँ शारदे के समक्ष सर्वप्रथम उनका माल्यार्पण और फिर उनके समक्ष रखे इस दीप को प्रज्वलित कर कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा। इस निमित्त मैं श्री विलास सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि वो माँ शारदे का माल्यार्पण और साथ ही माँ शारदे के समक्ष रखे इस दीप को प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ की घोषणा करें। जी हाँ, और इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा अपने बीच उपस्थित शाहजहांपुर प्रेस क्लब के संरक्षक, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भाई ओमकार मनीषी जी और साथ ही एसएसपीजी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अवनीश मिश्र जी से कि वो इस कार्य में श्री विलास सिंह जी का सहयोग करें और आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मित्रों, माँ शारदे का माल्यार्पण हो चुका है और साथ ही माँ शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित हो चुका है और अब बारी है कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने की, जिसमें आमंत्रित अतिथि कवि साहित्यकार का आकुल अभिनंदन। और इस निमित्त मैं निवेदन करूंगा अपने बीच उपस्थित भाई ओमकार मनीषी जी से कि वो श्री विलास सिंह साहब का अंग वस्त्र पहनाकर उनका अभिनंदन करें, उनका मान करें, उनका सम्मान करें। और इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा अपने बीच उपस्थित एसएसपीजी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अवनीश मिश्र जी से कि वो श्री विलास सिंह साहब को डॉक्टर आकुल अभिनंदन स्मृति पत्र भेंट कर उनका स्वागत करें, उनका मान करें और उनका सम्मान करें।
मित्रों, दीप प्रज्वलित हो चुका है, मां शारदे का माल्यार्पण हो चुका है और आमंत्रित कवि, अतिथि, साहित्यकार का मान सम्मान और अभिनंदन भी हो चुका है। जी हाँ, और इससे पहले कि मैं उनको डायस पर आवाज़ दूं, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूं, जी हाँ, मैं अपने बीच उपस्थित बड़े भाई ओमकार मनीषी जी से निवेदन करूंगा कि वो श्री विलास सिंह साहब के लिए 2 शब्द बोले। ओमकार मनीषी जी। और इसी क्रम में मैंने कि इस कार्यक्रम में आज के सम्मानित अतिथि का भी बहुआयामी प्रतिभा और कृतित्व के धनी श्री विलास सिंह जी हमारे मध्य हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आपके चरण इस परिक्रमा प्रेजेंट्स के अंतर्गत चलने वाले अनवरत कार्यक्रम में आए। मैं आपका हृदय से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। श्री विलास सिंह जी वर्तमान में एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स बरेली में कार्यरत हैं, मिर्जापुर के रहने वाले हैं और ये बड़ी ही हर्ष की बात है कि भारत सरकार के इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बाद भी आपका निरंतर साहित्य से जुड़ना निश्चित रूप से माँ वीणा पाणी की विशेष अनुकंपा है आप पर। आपने जो कुछ भी अपने इर्द गिर्द देखा है उसे अपनी रचनाधर्मिता के द्वारा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आपको इसके प्रति रुचि अपने दादा, अपने पिता से मिली विरासत में। आपका मुख्य रूप से नोबेल पुरस्कार विजेता जो विदेशों में कवि, लेखक हैं, उनकी रचनाओं का अनुवाद करने का रहा है। लगभग 300 कृतियों का आपने अनुवाद किया है। एक बहुत बड़ी बात है अनुवाद करना, और सबसे बड़ी बात यह है कि कविताओं का भी आपने अनुवाद किया है, कहानियों का भी किया है, कंकी का भी किया है। अनुवाद करना बहुत ही कठिन काम होता है, लेकिन आपने बड़ी सहजता से आपने उसको हमको अंजाम दिया है। इसके साथ ही आपने स्वयं भी 3 पुस्तकें अभी तक लिखी हैं। वर्ष 1919 में कविता के बहाने एक बहुत ही अच्छी रचना आपने लोगों को दी, जिसकी चारों ओर काफ़ी प्रशंसा हुई है। लोगों ने उसे पढ़ने के बाद आपके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित हुए हैं। रोशनी के मुहाने सन 20 में आपकी दूसरी पुस्तक आई है और तीसरी पुस्तक है आपकी सन्नाटे का शोर, कहानी संग्रह के रूप में। यानी कविता और कहानी दोनों पर समान आधिपत्य बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि लोग दोनों विधाओं में पारंगत नहीं हो पाते हैं। लेकिन माँ सरस्वती की मुझे लगता है असीम कृपा, अनंत कृपा आपके ऊपर बरसी है। इसीलिए आपकी लेखनी में जब आप लिखने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे गणेश जी की लेखनी अनवरत रूप से चली थी और शुरू से लेकर आखिर तक उन्होंने कभी विराम नहीं लिया, वैसे ही आपका अनवरत 19, 20, 21 में पुस्तकें प्रकाशित होना इस बात का द्योतक है कि आप लिख ही नहीं रहे। मुझे लगता है लिखने का आपको जुनून है। जब तक मनुष्य के अंदर कोई जुनून नहीं होता है तब तक वो सफलता के शिखर तक नहीं पहुंचता है। आप अपने उसी शिखर को प्राप्त करने के लिए अभी आप बहुत कम उम्र के हैं, और मैं समझता हूँ बहुत कुछ आप देंगे और आपका नाम साहित्य के आकाश में सूर्य और तुलसी के समान चारों दिशाओं में फैलेगा। अपने माता पिता भी आपके गौरवान्वित होंगे, पूरा समाज लाभान्वित होगा, और विदेशों में निश्चित रूप से भारत का परचम आपके साहित्य साधना के द्वारा फहरेगा। आप बहुत ही सौम्य, सरल और दूसरों को प्रिय लगने वाले व्यक्तियों में हैं। आपकी जो छवि है वो बड़ी ही लोगों में प्रिय है, और अति प्रिय होने का कारण ये है कि आपने कभी भी अपने मानकों से समझौता नहीं किया है। गरीब का दर्द आपके हृदय में निरंतर बसता है, और जब आप अपने कोर्ट में बैठते हैं
अपने केस को सुनते हैं, तब भी वो इच्छा भी निरंतर आपके मन में बसी रहती है, कभी किसी को पीड़ा न देने का आपका एक संकल्प है और पूरे प्राणी मात्र के प्रति आप दयालु हैं। चींटी से लेकर के और कहते हैं हाथी तक सभी आपकी दृष्टि में एक समान है। और यही नहीं, पशु पौधों से भी आपका भी निरंतर लगाव है, जिसमें जीव होने की आप कल्पना करते हैं और जीव पर दया करना परमात्मा की कृपा है। उस को आप फॉलो करते हुए मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा, माँ बीड़ा पाणी के चरणों में मैं निवेदन करूंगा कि वह अनवरत आपके ऊपर अपना हस्त बनाए रखें, आपकी वाणी में विराजमान रहें, आपकी लेखनी में आएँ और आप ऐसा कुछ देने में सफल रहें निरंतर कि विदेशों से लेकर के हमारी धरती तक लोगों को लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभाशीर्वाद। और इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा अपने बीच उपस्थित SSPG कॉलेज के पूर्व प्रचारक श्री अवनीश मिश्र जी से कि वो श्री विलास सिंह साहब के लिए 2 शब्द बोले। साहित्य साधक, साहित्यकार, लेखक, भारतीय रेवेन्यू सर्विसेज के वरिष्ठ अधिकारी, साहित्यकार श्री विलास सिंह जी के काव्यामनी के एक अत्यष्टमय अनुष्ठान पर हम हृदय से स्वागत करते हैं। काव्यामनी और परिक्रमा प्रेजेंट्स के इस संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में आज विलास सिंह जी का डॉक्टर आकुल अलंकरण समारोह से अभिनंदित किया जा रहा है। ये डॉक्टर आकुल स्मृति सम्मान देने वाली संस्था और आयोजकों के लिए अत्यंत गर्व की बात है, क्योंकि विलास सिंह जी रेवेन्यू सर्विसेज के अंतर्गत टैक्स ऑफिसर होने के बाद, टैक्स कमिश्नर होने के बाद साहित्य की जो साधना कर रहे हैं वो अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि आपके जीविकोपार्जन के साधन से इस साहित्य साधना का कोई संबंध नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है। इसके उपरांत भी आप निरंतर एक साधक के रूप में साहित्य सृजन में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के समय में जब ग्लोबल एंटिटी के अंतर्गत वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज के रूप में परिवर्तित हुआ, तब वहाँ नोबल राइटर्स का दूसरी जगह पर उनके विचारों से अवगत होना, उनके अनुवादों की सही और सार्थक अर्थों में दूसरे भाषा के अंतर्गत पहचान देना कि उनके अपने निश्चित अर्थ कहीं समाप्त ना हो जाए, कहीं खो ना जाए, उसको बनाए रखते हुए डॉक्टर श्री विलास सिंह जी ने जो अद्वितीय कार्य कर रहे हैं वो निश्चित ही प्रशंसनीय है। उन्होंने अभी हम सबको अवगत कराएंगे कि उनकी साहित्य साधना की कठोर तपस्या में उनका जीविकोपार्जन का साधन, असिस्टेंट कमिश्नर की भूमिका और साथ ही साथ साहित्य के साधक के रूप में वो अपनी जो भूमिका निर्वहन कर रहे हैं उसके बीच किस तरीके से वो समन्वय और अपना तालमेल बनाते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि से बहुत समृद्ध हैं। मिर्जापुर के अंतर्गत जन्म लिए श्री विलास सिंह जी की उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई और प्राथमिक शिक्षा वहीं के ग्राम के कॉलेज के स्कूल और विद्यालय के अंतर्गत हुई। पारिवारिक संस्कारों और स्वाध्याय की पृष्ठभूमि में वो अपने आप को प्रारंभ से ही पल्लवित और पुष्पित किए। उनकी ऊर्जा, उनका सामर्थ्य, उनका ज्ञान जहाँ एक और प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाने के लिए रेवेन्यू सर्विसेज के अंतर्गत सिलेक्शन लिया, वहीं पारिवारिक पृष्ठभूमि में मिले संस्कारों से, पिता और दादा से मिले विचारों से वो अपने अंदर एक अच्छे साहित्य साधक के रूप में कार्य करते रहे। निश्चित ही स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा की भूमिका के अंतर्गत वो अपने अंदर इन भावनाओं को प्रेरित करके चल रहे हैं कि साहित्य सृजन उनकी अपनी एक स्वांता सुखाए भावना के अंतर्गत कार्य करते हैं। मैं निश्चित ही इस अद्वितीय साहित्यकार, अद्वितीय अनुवादक और नोबल राइटर्स को
देश के अंतर्गत प्रचारित और प्रसारित करने वाली उनकी भावनाओं को हृदय से नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि वो अपने जीवन में उत्कर्ष को प्राप्त करें, सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त करें। जहाँ एक ओर वो एक पारदर्शी हिसाब दे, एक सरकारी अधिकारी हैं, वहीं दूसरी ओर वो उतने ही उदार और उतने ही सहज लोगों के लिए उपलब्ध होने वाले एक साहित्यकार हैं। निश्चित रूप से भारतीय परंपराओं को जीवंतता प्रदान कर रहे आदरणीय श्री विलास सिंह साहब को मैं हृदय से नमन करता हूं और आशा करता हूं उनका साहित्य सृजन सदैव चलता रहे और वो सतायु हों। और साथ ही साथ इस अवसर पर डॉक्टर आकुल की स्मृति में दिए जाने वाले पुरस्कार से संबद्ध ये करना चाहूँगा कि आज एक बड़ा सौभाग्य की बात सी लगती है। डॉक्टर आकुल जो कि हमारे ही महाविद्यालय में टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड रहे, यूनिवर्सिटी के अंतर्गत टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट के डीन रहे, महाविद्यालय में अल्पकाल के लिए प्राचार्य रहे। उनकी जो कद काठी थी, उनका जो चलने का ढंग था, उनकी जो लंबाई थी और उनके जो बोलने की सहजता थी, छात्रों को प्रेरित करने की तरीके थे, लगभग मैं अभी जो संपर्क में आया हूँ कि मैं विलास सिंह में उसमें काफ़ी स्तर तक समानता पाता हूँ। मैं हृदय से डॉक्टर आकुल के इस पुरस्कार को लिए उन्हें हृदय से साधुवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि वो अपने साहित्य साधक के रूप में अपना क्रम ये निरंतर बनाए रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और परिक्रमा के द्वारा उनके किए गए चयन को डॉक्टर आकुल स्मृति के अंतर्गत दिए जाने वाले अंकलन समारोह की आयोजन समिति को हृदय से आभार देता हूं कि आज उन्होंने एक तत्कालीन वर्तमान परिस्थितियों में जो श्रेष्ठतम का चयन हो सकता है उसका प्रयास किया है। धन्यवाद, साधुवाद। मित्रों, इससे पहले कि मैं श्री विलास सिंह साहब को डायस पर आवाज़ दूं कि वो यहाँ पर आकर अपनी रचनाओं से, अपने लेखन की जो उनकी क्षमता है उससे आप लोगों को परिचित कराएं, आप लोगों तक अपनी कविताएं और अपने लेख पहुंचाएं या अपने संस्मरण साझा करें। जी हाँ, मैं उनके संक्षिप्त परिचय से आप लोगों को परिचित कराता हूं। श्री विलास सिंह साहब मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है वो गांव के जो प्रारंभिक विद्यालय होते हैं वहीं से हुई है और उसके बाद आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ प्रयाण किया और बाकी इनकी जो उच्च शिक्षा है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी हुई है और इसी क्रम में आपने IAS को क्वालिफाई करके यानी भारतीय राजस्व सेवा में आपका चयन हुआ और वर्तमान में आप बरेली आयकर आयुक्त कार्यालय में एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पद पर भी तैनात हैं और बल्कि यूँ कहा जाए कि उस पद पर तैनात होकर देश की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं यानी। लेकिन इन सबसे इतर, इन सबसे अलग हटकर अगर देखा जाए तो वो एक कलमकार है, शब्द शिल्पकार है, रचना धर्मी है, साहित्य धर्मी है। उन्होंने एक नहीं अनेकों कविताओं को अपनी कलम से जन्म दिया है। उन्होंने एक नहीं अनेकों नोबेल पुरस्कार प्राप्त कवियों की कविताओं का हिंदी में अनुवाद भी किया है, उनके लेखों का हिंदी में अनुवाद किया है। आपकी लिखी हुई कहानियां एवं कविताएं, साथ ही आपके द्वारा किए गए अनुवाद देश की बड़ी बड़ी पत्र पत्रिकाओं में, जिनमें हंस, आजकल, समकालीन भारतीय साहित्य, कृति बहुमत, समालोचन, पहली बार, पोषमपा सहित अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। यूँ तो आपने एक नहीं बहुत सारे साहित्यकारों की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया है, यानी जैसे कि हारुकी मुराकामी, ये प्रेम समसा, इनका आपने हिंदी में अनुवाद किया है। इसी क्रम में परवीन फैज़, ज़्यादा मलाल, आपकी भी जो आपकी जो कहानी है आपने उसका भी हिंदी में अनुवाद किया है। इसी क्रम में अब्बास कियोरात्समी, आपकी भी जो कहानी है उसका भी आपने हिंदी में अनुवाद किया है, यानी द मोस्ट डेंजरस गेम, इसका भी आपने हिंदी में अनुवाद किया है। और इसी क्रम में जो है अफ्रीका की एक बहुत बड़ी कवित्री केट्टी नेव्या बंडी बुरंडी, इनकी भी कविताओं का आपने हिंदी में अनुवाद किया है। यानी एक नहीं अनेकों कविताओं का हिंदी में अनुवाद करने वाले, एक नहीं अनेकों कविताओं को अपनी कलम से जन्म देने वाले श्री विलास सिंह साहब आज हमारे बीच उपस्थित हैं। 29वें डॉक्टर आकुल अभिनंदन के लिए उनका आकुल अभिनंदन हो चुका है। जी हाँ, आपके कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। जी हाँ, आपकी एक कविता संग्रह जो कि कविता के बहाने के नाम से है,
यानी जिसका वर्ष 2019 में प्रकाशन हो चुका है। इसी क्रम में आपकी अगली कृति रोशनी के मुहाने तक, जो कि वर्ष 2020 में प्रकाशित हो चुकी है। और इसी क्रम में आपकी तीसरी कृति, जो कि एक कहानी संग्रह के नाम से है, सन्नाटे का शोर, जो कि पिछले वर्ष 2021 में प्रकाशित हुआ है। आपने एक नहीं बल्कि अनेकों नोबेल पुरस्कार प्राप्त कवियों की कविताओं का भी हिंदी में अनुवाद किया है। साथ ही विश्व साहित्य से चुनी हुई अनेकों श्रेष्ठ कहानियों का भी आपने हिंदी में अनुवाद किया है, जो कि एक कृति के रूप में जिसका नाम है शब्द शब्द कविता, बहुत ही शीघ्र आप लोगों के समक्ष आने वाली है। तो एक नहीं अनेकों कविताओं को रचने वाले, अनेकों कविताओं और कहानियों का अनुवाद करने वाले एक ऐसा कलमकार, एक ऐसा शब्द शिल्पकार, एक ऐसा साहित्य धर्मी आज हमारे बीच उपस्थित है, जिनका 29वां आकुल अभिनंदन हुआ है। और आपके जोरदार तालियों के बीच में अब मैं उनको डांस करने की आवाज देता हूं, श्री विलास सिंह साहब। आदरणीय प्रमोद प्रमिल जी, यहाँ उपस्थित अग्रजगण, अभी आप लोगों ने जो कुछ कहा, मैं उसके लिए आप सबका बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे डॉक्टर आकुल की स्मृति में जो सम्मान दिया गया, मैं उसके लिए आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जब आपके बड़े, आपके अग्रज आपके बारे में कुछ बहुत अच्छी बातें कहते हैं, तो वो सिर्फ प्रसन्नता का कारण ही नहीं होता, उससे उस उत्साहवर्धन तो होता ही है, उससे एक नई जिम्मेदारी भी मिलती है कि उन बातों पर खरे उतरा जाए। निश्चय ही व्यक्ति वैसा नहीं होता जितना ये अग्रजों का स्नेह होता है कि वो कुछ बढ़ा चढ़ा कर ही कहते हैं, और वो बढ़ा चढ़ा कर कहने का जो पैमाना होता है वही संभवतः उनकी अपेक्षा होती है जो आपसे वो करते हैं। तो एक नई जिम्मेदारी है, मैं कोशिश करूँगा कि अभी तक तो नहीं जैसे कहा था, लेकिन भविष्य में इस जिम्मेदारी पर खरा उतरने की कोशिश करूँ। मैंने कविताएं लिखी हैं, कविताएं एक तरह से स्वांतः सुखाय ही होती हैं, लेकिन उतनी स्वांतः सुखाय भी नहीं होती। एक तरह का कैथारसिस होता है, रेचन क्रिया होती है, जो आप अपने आसपास देखते हैं, जो महसूस करते हैं, वो कुछ आपके बाहर घटित होता है, कुछ आपके भीतर घटित होता है। तो आपके भीतर जो घटित होता है वो अंदर ही घुमड़ता न रह जाए, वो आपके अपनों के सहृदय जनों के समक्ष आए। कविता, कहानी या साहित्य की रचना इसलिए भी की जाती है। तो मैंने कविताएं मैं बहुत समय से लिखता था, कहानियां वस्तुतः मैंने लॉकडाउन में लिखनी शुरू की, और एक तरह से लॉकडाउन का समय कुछ ऐसा था कि मैं बरेली में अकेले ही था उस समय में, मेरी पत्नी भी नहीं थी। तो 2-4 दिन बोर होने के बाद मैंने सोचा कि ये तो बहुत लंबा समय चलने वाला है, तो इसको इस तरह से नेगेटिविटी से भरे रहने से बेहतर है कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये समय भी कट जाए और कुछ रचनात्मक भी हो सके। तो उस दौरान 3-3.5 महीने की अवधि में मैंने 18 कहानियाँ लिखी थी। बाद में और भी कहानियाँ लिखी, और उसी दौरान काफ़ी कुछ पढ़ते हुए किसी के प्रति असम्मान व्यक्त किए बिना मैं कहूँगा कि मैंने बहुत सारे अनुवाद भी पढ़ने की कोशिश की। निश्चित रूप से कुछ अनुवाद बहुत अच्छे थे, लेकिन अधिकांश में एक ये अनुभूति होती थी कि जैसे किसी उबड़ खाबड़ रास्ते पर आप साइकिल की सवारी कर रहे हैं। भाषा में जो प्रवाह होना चाहिए, जो जैसे एक नदी शांत भाव से बहती है, भाषा चाहे गद्य हो या पद्य, अगर उस तरह नहीं होती तो निश्चित कहीं न कहीं पढ़ने का रस भंग होता। तो कुछ कहानियों का मैंने अनुवाद किया, कुछ अग्रजों का, कुछ सुधीजनों का। मुझे उस पर रिएक्शन भी मिले, उन्होंने थोड़ी बहुत तारीफ भी की। तो
प्रशंसा हमेशा आगे की ओर और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। धीरे धीरे मैंने करीब अब तक 50 कहानियों के अनुवाद किए होंगे, जिसमें जापान के प्रसिद्ध कहानीकार हारुकी मुराकामी, अमेरिका के प्रसिद्ध कहानीकार रेमंड कार्वर, कनाडा की एलिस मुनरो, इसके अलावा मैंने उन देशों की कहानियों के भी अनुवाद किए जहाँ अक्सर हम लोग नहीं देखते, जैसे अफगानिस्तान की कहानियों के, इंडोनेशिया की कहानियों के, ईरान की कहानियों के। तो अनुवाद से जहाँ एक तरफ वैचारिक रूप से अनुवाद करते समय कहीं ये भाव नहीं होता कि बाहर के हैं, विदेशी हैं तो हमसे बेहतर ही लिखते होंगे। निश्चय ही हमारे देश में, हमारे देश की भाषाओं में बहुत अच्छा साहित्य लिखा जा रहा है, और वो एक कमी है शायद कि हम दक्षिण की भाषाओं के या हिंदी से इतर और भाषाओं के, बांग्ला के अनुवाद काफ़ी मिल जाते हैं, लेकिन अन्य भाषाओं के, मराठी के, कन्नड़ के, तेलुगु के, तमिल के, मलयालम के श्रेष्ठ साहित्य का अनुवाद नहीं उपलब्ध होता। उस मात्रा में नहीं उपलब्ध होता जिस मात्रा में गुणवत्तापूर्ण साहित्य लिखा जा रहा है। और वहाँ का साहित्य, चूंकि हर भाषा किसी व्यक्ति को नहीं आ सकती, तो मैंने ज़्यादातर जो भी अनुवाद किए हैं वो अंग्रेजी, उनके मूल भाषा से अंग्रेजी में किए गए अनुवादों से किए। लेकिन अपने देश की भाषाओं का अंग्रेजी में अनुवाद लेके फिर उसको हिंदी में करना वो नहीं लगता। तो इस मंच के माध्यम से मैं ये अनुवादकों से आग्रह भी करना चाहता हूँ, आह्वान भी करना चाहता हूँ कि जो हिंदी के इतर अपने देश की अन्य भाषाएं जानते हैं, उनके श्रेष्ठ साहित्य को भी हिंदी के लोगों के लिए उपलब्ध कराएं। कभी भी श्रेष्ठता के आलोक से चकाचौंध होकर अनुवाद नहीं किया जाता। अनुवाद का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि अन्य भाषाओं में, अन्य देशों में जो कुछ लिखा जा रहा है, जो मानवीय संवेदना है, वो अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में लगभग एक सी है। हर आदमी दुखी होने पर रोता है, खुश होने पर हंसता है, लेकिन वो किस तरह से प्रकट की जा रही है, किस गहनता के साथ प्रकट की जा रही है, कितनी संश्लिष्ट रूप में प्रकट की जा रही है, अनुवाद ये चीज़ें हमारे सामने लाता है और अपने से दूर देशों के लोगों को, उनकी संस्कृति को, उनकी भावनाओं को समझने में मदद करता है। इसलिए मेरे अनुवाद किए हैं। मैं आपको अपनी कुछ कविताएं सुनाता हूँ। कुछ मेरे काव्य संग्रह रोशनी के मुहाने तक से, और कुछ नहीं कविता। अभी एक आपने महसूस किया होगा कि ज्ञान के विरुद्ध एक माहौल सा बना है कि अगर आप बौद्धिक हैं, अगर आप ज्ञान की बात करते हैं, तो आपको थोड़ी हिकारत की नज़र से देखा जाता है कि जैसे आप किसी दूसरी दुनिया की बात कर रहे हैं। ये कविता प्रतीकात्मक रूप से उस चीज़ को रेखांकित करती है। कविता है बख्तियार खिलजी की बीबियाँ। कुछ भी इसमें इतिहास न ढूंढे, सिर्फ इतना है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया था, बाकी जो है वो कल्पना है। बख्तियार खिलजी की बीवियां जरूर रही होंगी पढ़ी लिखी, बख्तियार खिलजी की बीवियां, और उड़ाती रही होंगी मजाक उसकी निरक्षरता का अक्सर, और क्रूर सेनापति मन ही मन मानता रहा होगा द्वेष शिक्षा और ज्ञान के विरुद्ध। जरूर रही होंगी पढ़ी लिखी बख्तियार खिलजी की बीवियां, और उड़ाती रही होंगी मजाक उसकी निरक्षरता का अक्सर, और क्रूर सेनापति मन ही मन पालता रहा होगा द्वेष शिक्षा और ज्ञान के विरुद्ध। उनमें से किसी ने जरूर लिखा होगा कभी कोई प्रेम पत्र, उनमें से किसी ने जरूर लिखा होगा कभी कोई प्रेम पत्र उसके नाम, और जिसे न पढ़ पाने की झुंझलाहट में भर दिया होगा उसे कुंठा से। या फिर किसी बीबी ने लिखी होगी प्रेम की कोई कविता, जो कि अक्सर होती है तानाशाही के खिलाफ।
और एक दिन भाग गई होगी अपने किसी आजाद ख्याल प्रेमी के साथ, और एक दिन भाग गई होगी अपने किसी आजाद ख्याल प्रेमी के साथ जिसका सिर बाद में लटका मिला होगा किसी अंधेरे किले की दीवार से उठ गए भाले की नोक पर, और अभागी बीवी नुचवा दी गई होगी भूखे कुत्तों से। पर उसकी लिखी कविताएं गूंजती महल के दालानों में याद दिलाती रही होंगी तानाशाह को कि वह है अनपढ़, अक्षर ज्ञान से शून्य और जानवर मात्र, और अज्ञान के सारे महिमा मंडन के बावजूद ज्ञान की श्रेष्ठता के आलोक से चौंधिया जाती रही होंगी उसकी तम आच्छादित मस्तिष्क की काली खोहें, और अज्ञान के सारे महिमा मंडन के बावजूद ज्ञान की श्रेष्ठता के आलोक से चौंधिया जाती रही होंगी उसके तम आच्छादित मस्तिष्क की काली खोहें। अज्ञानता की इसी खीज और कुंठा में एक दिन जला डाली उसने नालंदा की संचित विपुल ज्ञान राशि। अज्ञानता की इसी खीज और कुंठा में एक दिन जला डाली उसने नालंदा की संचित विपुल ज्ञान राशि। मूर्ख ने सोचा होगा समाप्त हो जाता है ज्ञान आग में जलकर। मूर्ख ने सोचा होगा समाप्त हो जाता है ज्ञान आग में जलकर, और कविता मर जाती है डर कर किसी तानाशाह। एक और कविता है, इसमें भी बिंब है, प्रतीक है, थोड़ी लंबी कविता है, हंस में छप चुकी है। हम हजारों साल से मनुष्यता को, मानवता को बेहतर करने के प्रयत्न हो रहे हैं, और जब लग रहा होता है कि कुछ बेहतर हो रहा है फिर हम उसी जगह वापस लौट जाते हैं। इन चीज़ों को इसमें रेखांकित किया गया है, थोड़े संश्लिष्ट बिंब हैं, तो आप गौर करें। धूप की नदी। मैं कब से बैठा हूं अंधेरे के इस पहाड़ की तलहटी में, मैं कब से बैठा हूं अंधेरे के इस पहाड़ की तलहटी में, अभी अभी गुजरे हैं इधर से कुछ उद्दंड अश्वारोही, अभी अभी गुजरे हैं इधर से कुछ उद्दंड अश्वारोही अपनी तलवारों पर हाथ फेरते बेहद फूहड़ और भयानक हंसी के साथ। मगर इस बात को तो सदियां हो गई, मगर इस बात को तो सदियां हो गई, धुएं के कई बादल मरने वालों की चीखों पर सवार इसी अंधेरे पहाड़ में दफन है। धुएं के कई बादल मरने वालों की चीखों पर सवार इसी अंधेरे के पहाड़ में दफन है। मैं अपनी प्यास की कुदाल से खोद रहा हूँ बरसों से अपनी इच्छाओं की रेत, मैं अपनी प्यास की कुदाल से खोद रहा हूँ बरसों से अपनी इच्छाओं की रेत। फूट पड़े हैं मेरे चारों ओर आग बरसाती धूप के सोते। कई पैगंबर यहीं मेरे पास ही बैठकर सुस्ताने के बाद चले गए किसी अनजानी दिशा को, अपने कंधों पर अपनी सलीबें उठा। कई पैगंबर यहीं मेरे पास ही बैठकर सुस्ताने के बाद चले गए किसी अनजानी दिशा को, अपने कंधों पर अपनी सलीबें उठाए। इसी तलहटी से उठते रहे हैं कई इनकलाब। क्रांतियों का दुर्भाग्य ये रहा है कि हर क्रांति के बाद एक अच्छी व्यवस्था का स्वप्न देखा गया था, लेकिन एक तानाशाही व्यवस्था का है। चाहे वो रूस की क्रांति हो, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, चाहे चीन की क्रांति हो। इसी तलहटी से उठते रहे हैं कई इनकलाब, और रक्त की नदी पार करने के बाद गुम हो गए हैं ध्वंस के बांझ रेगिस्तानों में। उनके पीछे उग आए हैं कुछ नए तानाशाह कैक्टस की तरह। इसी घाटी में रोशनी की किताबें जल रही हैं धू धू कर, और उनके जहरीले धुएं के नशे में मस्त मेरी तमाम पीढ़ियां जप रही हैं मंत्र एक अनबूझी भाषा का, किसी गूंगे बहरे अदृश्य की प्रार्थना में। मेरी तमाम पीढ़ियां जप रही हैं मंत्र एक अनबूझी भाषा में, किसी गूंगे बहरे अदृश्य की प्रार्थना में।
इसी पहाड़ के सामने की दलदल में, इसी पहाड़ के सामने की दलदल में डूबकर मर गए हैं बाईं और दाईं ओर से आने वाले सत्य के तमाम अन्वेषक। इसी पहाड़ के सामने की दलदल में डूबकर मर गए हैं बाईं और दाईं ओर से आने वाले सत्य के तमाम अन्वेषक, जिन्होंने दावा किया था सूरज का एक टुकड़ा तोड़ लाने का। सब तरफ मरघट उगाया है। सारे पैगंबरों और सत्य के अन्वेषकों को फूकने के बाद सारी पवित्र किताबें सड़ चुकी हैं मनुष्य के रक्त में डूबकर। सूरज कब का उजाले को संभाले अपने कंधों पर धूप की नदी सा बहने लगा है। अंधेरे की तलहटी में अभी भी गूंज रही हैं आदमखोर अश्वारोहियों के आने की आहट। अंधेरे की तलहटी में अभी भी गूंज रही है आदमखोर अश्वारोहियों के आने की आहट। महाभारत के संदर्भ में मैंने कई कविताएं लिखी है, मैंने दूसरे तरीके से देखने की कोशिश की है। अक्सर हम उसे धर्म अधर्म और उस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, ऐसा है नहीं कुछ। आप उसे गहरी दृष्टि से देखेंगे। खैर, ये कविता है रक्त की प्रतीक्षा में, प्रतीक्षा की नई कविता है। सोचा था याज्ञसेनी ने कि दुशासन के रक्त से उसके केसों के प्रक्षालन के पश्चात मिट जाएगी रक्त की प्यास, और फिर कोई उद्दंड न करेगा साहस छूने का किसी स्त्री के केश। सोचा था याज्ञसेनी ने कि दुशासन के रक्त से उसके केसों के प्रक्षालन के पश्चात मिट जाएगी रक्त की प्यास, और फिर कोई उद्दंड न करेगा साहस छूने का किसी स्त्री के केस। न जुटेगी फिर कोई सभा मुर्दों की, मौन देखने को स्त्री के अपमान का प्रहसन। न जुटेगी फिर कोई सभा मुर्दों की, मौन देखने को स्त्री के अपमान का प्रहसन, जो शीघ्र ही परिवर्तित हो गया था दुखांतिका में, जो शीघ्र ही परिवर्तित हो गया था दुखांतिका में। पर गलत सोचा था पांचाली ने, पर गलत सोचा था पांचाली ने, मिथ्या था उसका विश्वास। हर युग के होते हैं अपने युधिष्ठिर और दुर्योधन, हर युग के होते हैं अपने युधिष्ठिर और दुर्योधन। हर युग में वह लगी होती है दांव पर किसी धर्मराज की निर्लज्ज द्युत लिप्सावश। हर युग में कोई ढीठ दुर्योधन पीट रहा होता है अपनी नग्न जंघाएं विकृत आनंद से। हर युग में दुशासन अपने लंपट उन्माद में दांव पर लगा देता है अपनी बुद्धि और अपने प्राण में। और सदैव की भांति तमाम बुद्धिजीवी, और सदैव की भांति तमाम बुद्धिजीवी बैठे अपने लज्जा के आसनों पर कर रहे होते हैं धर्म और कर्तव्य की सूक्ष्म अति सूक्ष्म व्याख्या, जो गाई जाती रहेगी युगों युगों तक, और गाई जाती रहेंगी युगों युगों तक उनकी नपुंसक यश गाथाएं भी। लज्जा के इन्हीं क्षणों में उपजते रहेंगे युद्ध और रक्त की न बुझ सकने वाली प्यास। लज्जा के इन्हीं क्षणों में उपजते रहेंगे युद्ध और रक्त की न बुझ सकने वाली प्यास। सारे महारथी लग रहे होंगे बड़बोले विदूषक, सारे महारथी लग रहे होंगे बड़बोले विदूषक, और उनकी मृत प्राय आत्माएं लीन होंगी तत्व चिंतन में स्मशान के सन्नाटों के बीच। तीरों की सैया पर पड़ा महायोद्धा निश्चित ही खोज रहा होगा अपनी दुर्दशा के कारण, जब स्लथ हाथों से छूट चुकी होगी अश्वबलगाएं, कट चुकी होगी प्रत्यंचा, भोथरे हो चुके होंगे तीर, और बस शेष होगा भटकना अपनी लज्जित आत्मा के बियाबान में। प्रतिशोध के कुंड से जन्मी याज्ञसेनी के केस अब भी खुले हैं। प्रतिशोध के कुंड से जन्मी याज्ञसेनी के केस अब भी खुले हैं स्त्रियों के तमाम अपराधियों के रक्त की प्रतीक्षा में।
ये कविता में बहुत सुंदरता है। थोड़ा सा रंग अलग भी रहे सब कुछ, क्योंकि प्रेम की हाँ, नहीं बिल्कुल कविताएं दिया लिखी दिया। हैं, तो थोड़ा हट कर है दूसरे तरह से। हमने किया था प्रेम। सुबह की पत्तियों से झर रहा है तरल प्रकाश बूंद बूंद। सुबह की पत्तियों से झर रहा है तरल प्रकाश बूंद बूंद। किरणें उगाई हैं पेड़ों की डालियों पर। सूरज पिघल रहा है नदी की घाटियों में। ऐसे ही किसी चमकीले दिन हमने किया था प्रेम, और फिर देर तक डूबे रहे थे धानी रंग के समुद्र में। और फिर देर तक डूबे रहे थे धानी रंग के समुद्र में, वही रंग जिससे हमने रंग दिया था अपनी चित्रकला की पहली कॉपी में बनाई हुई चिड़िया। ऐसे ही किसी उदास दिन हमने किया था प्रेम, और चारों ओर बिखर गई थी रोशनी नदी के किनारे की बालू सी चमकती, और तुम्हारे स्निग्ध पैरों को छूकर हो गई थी और भी स्निग्ध। पारदर्शी जल में छूटकर बह रही थी तुम्हारे पैरों की महावर, और नदी का बैरागी मन कुछ कुछ रंगीन होने लगा था। क्या बात। और नदी का बैरागी मन कुछ कुछ रंगीन होने लगा था। ऐसे ही किसी ठंडे दिन हमने किया था प्रेम। ऐसे ही किसी ठंडे दिन हमने किया था प्रेम, और एक गर्माहट सी भर गई थी कोहरे में डूबी सांझ में। और अलाव की आग से भर जाती है एक उष्मा ठिठुर रहे शरीरों में। और जैसे अलाव की आग से भर जाती है एक उष्मा ठिठुर रहे शरीरों में, और रक्त का रुका हुआ वेग फिर से स्पंदित हो उठता है सिराओं में। प्रेम एक ऊर्जा की भांति बसता है हृदय में, बनाता हुआ जीवन को जीने योग्य। ऐसे ही किसी समय के तमाम अंतरालों में इस धरती के तमाम मर्म स्थानों पर सारे निर्वातों को भरते हुए, स्निग्ध करते हुए तमाम जड़ी भूत कठोरताओं को हमने किया था प्रेम। ऐसे ही समय के तमाम अंतरालों में इस धरती के तमाम मर्म स्थलों को, सारे निर्वातों को भरते हुए और स्निग्ध करते हुए तमाम जड़ी भूत कठोरताओं को हमने किया था प्रेम। और उसी दिन से यह पृथ्वी हो गई थी तरल, जीवन की सुगंध से ओतप्रोत, जब हमने किया था प्रेम। और नहीं कुछ और अगर आप पढ़ना चाहें तो भी। और तो एक और अलग रंग की कविता है। हम सब का हम उस दौर से गुजर चुके हैं, तो कविता है। बिल्कुल स्वागत है सर। ये जो एप्रिशिएशन नहीं मिला इस पे मत जाइएगा। एक्चुअली वहाँ पर हमको तालियां वालियां वहाँ इतनी पड़ेगी दिया, हम लोग बजाना चाह रहे हैं लेकिन ये कि मजबूर है रिकॉर्डिंग की वजह से। कहते हैं ना कि जब कोई तारीफ करना भूल जाए तो इससे बड़ी कोई तारीफ। यस तो कविता है मेरे दौर की लड़कियां। अलग अलग मैंने रंग केवल प्रतिरोध और विविधता है, मतलब रचनाओं धर्मता में विविधता है। तो मेरे दौर की लड़कियां, सोचता हूँ यदि फिर लिखूं कविता आज अपने दौर की लड़कियों के बारे में तो किस तरह लिखूं। सोचता हूँ यदि फिर लिखूं कविता आज अपने दौर की लड़कियों के बारे में तो किस तरह लिखूंगा। उन्हीं लड़कियों के बारे में जिन्हें कभी लिखा था चाँद और गुलाब और मिस्री की डली। उन्हीं लड़कियों के बारे में जिन्हें कभी लिखा था चाँद और गुलाब और मिस्री की डली, जिनके लिए लिखे थे तमाम प्रेम पत्र जो रह गए बिना पोस्ट किए। जिनके लिए लिखे थे तमाम प्रेम पत्र जो रह गए बिना पोस्ट किए ही चक्कर काटे थे तमाम अनाम गलियों के,
और सपनों में रंग झिलमिलाए थे, जिनके लाल, गुलाबी, धानी और पीले दुपट्टों के। गदा 25 की उम्र में कविताएं लिखकर उनके लिए पाई थी दोस्तों की तारीफ। दोस्त भी जिन्हें देखा करते थे चोरी चोरी, दोस्त भी जिन्हें देखा करते थे चोरी चोरी। मेरे दौर की लड़कियों ने भी देखे होंगे सपने, लिखे होंगे प्रेम पत्र और कविताएं भी। मेरे दौर की लड़कियों ने भी देखे होंगे सपने, लिखे होंगे प्रेम पत्र और कविताएं भी, जो रह गए होंगे अधिकांशतः बिना पोस्ट किए ही, और कविताएं अनसुनी। जीवन की उन्हीं विद्रूपताओं में खोकर क्या रहा होगा उनमें से कोई प्रेम पत्र, कोई कविता मेरे लिए भी। क्या रहा होगा उनमें से कोई प्रेम पत्र, कोई कविता मेरे लिए भी। निश्चय ही कुछ सपने हुए होंगे पूरे, निश्चय ही कुछ सपने हुए होंगे पूरे। कुछ प्रेम पत्र पहुंच गए होंगे सही ठिकानों पर, कुछ के हिस्से आया होगा उनका प्रेम। पढ़ी गई होंगी जरूर कुछ कविताएं, और कुछ आज भी खिल जाती होंगी मन के आंगन में गुलाब की तरह। जीवन की इस आपाधापी में उन्होंने भी पाया होगा बहुत कुछ खोकर, बहुत कुछ कोमल और सरस। जीवन की आपाधापी में उन्होंने भी पाया होगा बहुत कुछ खोकर, बहुत कुछ कोमल और सरस। जीवन को जीवन बनाने के संघर्ष में वे भी हुई होंगी जर्जर मेरी ही तरह। जीवन को जीवन बनाने के संघर्ष में वे भी हुई होंगी जर्जर मेरी ही तरह। मेरे दौर की लड़कियां जो कभी मुस्कुराया करती थी दांतों में दुपट्टा दबाकर, और हो जाया करती थी सिंदूरी न जाने क्यों। कभी कभी मिल जाए अगर आज तो जोर का ठहाका लगाएंगी मेरी कविता पर, और देर तक हंसती रहेंगी। फिर होने को अकेली चुपके से पोंछ, फिर होने पर अकेली चुपके से पोंछ लेंगी वह एक बूंद जो आ गई थी पलकों के किनारे तक। मेरे दौर की लड़कियां भी क्या कहीं लिख रही होंगी कविता मेरे लिए। मेरे दौर की लड़कियां भी क्या कहीं लिख रही होंगी कविता मेरे लिए। मेरे दौर की लड़कियों ने खोले थे भविष्य के लिए नए गवाक्ष। मेरे दौर की लड़कियों ने खोले थे भविष्य के लिए नए गवाक्ष। टकराई थी उन दीवारों, उन वर्जनाओं से जो टूटते टूटते भी बची रह गई थी उनके रास्तों में। उन्होंने भी तोड़े थे चक्रव्यूह के कई द्वार, जीवन को बनाया था जीने लायक। उस आधारशिला पर खड़ी की थी मजबूत अट्टालिका जो रखी थी उनकी पूर्वजाओं ने। उस आधारशिला पर खड़ी की थी मजबूत अट्टालिका जो रखी थी उनकी पूर्वजाओं ने। मेरे दौर की लड़कियों ने अपने दौर को जिंदा रखा तब जब देखे जा रहे थे नई दुनिया के स्वप्न। मेरे दौर की लड़कियों ने जिंदा रखा अपने दौर को तब जब देखे जा रहे थे नई दुनिया के स्वप्न। जब चीजें बदल रही थी विद्युत गति से, बदला था उन लड़कियों ने भी खुद को, और साबित किया था खुद को बेहतर आधे के रूप में ही नहीं, बेहतर पूरे के रूप में। और साबित किया था खुद को बेहतर आधे के रूप में ही नहीं, बेहतर पूरे के रूप में भी। मेरे दौर की लड़कियों ने ही संवारा था आज के दौर को। रीढ़ बनकर खड़ी हुई आज की लड़कियों के पीछे और लड़कों के भी। रीढ़ बनकर खड़ी हुई आज की लड़कियों के पीछे और लड़कों के भी। जब भी हम हुए कमजोर उन्हीं की बाहें बनी रथ की धुरी। जब भी हुए हम कमजोर उन्हीं की बाहें बनी रथ की धुरी। आखिर वे कैकेयी की वंश जाए थी, आखिर वे कैकेयी की वंश जाए जो थी। उन्हें आता था अपने हक के लिए आवाज उठाना। मेरे दौर की लड़कियों ने लिखी कविताएं भी और किया प्रेम भी। के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और सुधी श्रोताओं का बहुत आभार। धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद श्री विलास सिंह साहब। निश्चित तौर पर आज हमारे ये जो 29वां काव्यामनी, बल्कि यूँ कहा जाए 29वां आकुल अभिनंदन कार्यक्रम, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से फर्श से अर्श तक पहुँचा है। आपकी रचनाएं, आपकी कविताएं, आपके जो संस्मरण निश्चित तौर पर हमारे परिक्रमा प्रेजेंट्स के एक एक सुधी श्रोताओं के मन को साहित्य की भगीरथी से सराबोर कर गए होंगे। जी हाँ, मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसी क्रम में मैं धन्यवाद देता हूँ अपने बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार ओमकार मनीषी जी का, और साथ ही SSPG कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अवनीश मिश्र जी का। उन्होंने कीमती वक्त में से कुछ वक्त आज हमारे परिक्रमा प्रेजेंट्स के ये काव्यामनी कार्यक्रम के लिए निकाला और निश्चित तौर पर उसको फर्श से अर्श तक पहुँचाया। और इसी के साथ साथ मैं आभार व्यक्त करता हूँ परिक्रमा प्रेजेंट्स के अपने सभी सभी श्रोताओं का, साहित्य के सुनने वालों का, चाहने वालों का। जी हाँ, और मैं बहुत जल्द फिर हाजिर होता हूँ किसी नए कवि, किसी नए रचनाधर्मी, किसी नए साहित्यकार, किसी नए रंगकर्मी या फिर किसी नए समाज सेवी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you.